यहाँ पर हमारे हर जीवन जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौतियां हमें एक अवसर देती हैं। और हमको बस ये देखना होता है कि हमें हार नहीं मानना है। क्योंकि जब भी हम हार मान लेते हैं तो हम केवल खुद से हारते हैं। और जब हम हार मानने से इनकार करते हैं तो हम हमारे रास्ते की हर मुश्किलें छोटी होती जाती हैं। मैं जब एमबीबीएस करने गया था सर, तो मुझे लगा था कि मैं एमबीबीएस कर ही कैसे पाऊंगा। मतलब इतनी देर देर खड़े होकर के प्रैक्टिकल देने पड़ते थे। लेकिन बस वही है, मैंने हार मानने से इनकार कर लिया तो उसके बाद फिर सारी चीजें छोटी होती चली गई। और हार मानने का मतलब ये है कि उस मौके से भाग जाना जो आपके लिए कुछ बड़ा हासिल करने का था। और हर कोई सफल नहीं होता, लेकिन असफल होने का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह हार गए। इसका मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा, और यह एक कदम होता है आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन का। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने का प्रयास किया था, और वो हजारों बार असफल हुए। और उनसे जब पूछा गया कि इतने प्रयासों के बाद भी आपने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जो आंसर था वो बड़ा ही रोचक था। उन्होंने कहा कि मैंने हार नहीं मानी, बल्कि मैंने हजार तरीके सीखे जिससे कि बल्ब कैसे नहीं बनता है। तो ये जज्बा हमें बताता है कि असफलता केवल एक कदम है, मंजिल नहीं है ना। और ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि किसी को रातों रात सफलता मिल जाए, है ना। तो इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा लगे रहना पड़ता है, हमेशा आगे के लिए सोचना पड़ता है ना। और अगर हम एक बार असफल हो भी जाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो मुझे लगता है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम दूसरों के द्वारा कही गई नेगेटिव बातें और आलोचनाएं हमें जरा भी हिला नहीं पाती हैं। और ये आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में देखिएगा तो उसे नेगेटिविटी और आलोचनाओं का हमेशा सामना करना पड़ा है ना। बट अपने ड्रीम्स को मरने नहीं देना चाहिए इन एनी सिचुएशन। इन एनी सिचुएशन आप अपने ड्रीम्स को मरने मत दीजिए, है ना। जैसे आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने भी शुरुआत में उनको भी कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से निरंतर प्रयास करना ही और खुद पर विश्वास रखना ही आपको परिणाम दिलाता है। जीवन में कोई भी चीज आसान नहीं होती, और असफलताओं का स्वाद तो चखना ही पड़ता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली जीत उन्हें ही मिलती है जो कभी हार मानते नहीं। और आपकी मेहनत ही आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ये रातों रात मिरेकल वाला जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा चल रहा है, लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे यंगस्टर्स को, मैं कई कॉलेजेस में गया, स्कूल्स में गया, तो बच्चों के आजकल के दिमाग में होता है कि हम रातों रात कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये लाइफ की सच्चाई मैंने देखी। तो हम बार बार असफल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है ना। लेकिन हम असफल ही रहेंगे, ये ये नहीं होता है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी मिले, आप लोगों को, आप एक इन्फ्लुएंसर बने, सब लोग इन्फ्लुएंस करें, सबको ये बताएं कि कभी हार मत मानिए। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुश्किल रास्ते पर ही चलना पड़ता है, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। जहाँ चाह वहाँ राह वाली बातें हैं। और मैंने अपने जीवन में तो इस चीज को बहुत ज्यादा लागू किया। मैं चाहे वो कॉलेज डेज की बात हो, चाहे स्कूल डेज की बात हो, स्कूल में भी पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। मुझे याद है, मेरा उस समय कंप्यूटर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैं क्लास सिक्स्थ में हुआ करता था। और मैं कंप्यूटर की क्लास के लिए हम लोग को एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता था। तो
अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो जा नहीं सकता था एक क्लास से उठ के दूसरी क्लास में। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि नहीं, कंप्यूटर सीखना तो बहुत जरूरी है, तो एक क्लास से आपको दूसरी क्लास में जाना तो पड़ेगा ही, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। फिर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किए और कुछ मैंने अपनी तरफ से कोशिशें की। फिर हम एक क्लास से दूसरी क्लास में, सिर्फ वो 1 घंटे का कंप्यूटर का क्लास होता था उस टाइम पे, तो उसके लिए मैं जाता जाता था। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे। मैं जब कॉलेज में गया तो कई जगह स्टेयर्स थी, स्टेयर्स पे कैसे चढ़ेंगे। मुझे याद है हमारी फार्माकोलॉजी लैब जो थी वो 2nd फ्लोर पे थी, तो कैसे जाएंगे कैसे करेंगे, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें रहीं। लेकिन उन सब चीजों को मैंने डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करके सिर्फ जो मैंने अभी कहा ना आपसे कि आपको कोशिश हमेशा करते रहनी होती है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ चौहान सर, मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी बात आज एक अच्छे मंच पे, एक अच्छे स्टेज पे शेयर कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपका सहयोग हम लोगों के साथ हमेशा ही रहता है, और आपने बहुत से स्टेजेस पे हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए जो भी संभव था आपने मदद की, कैंप्स में अपने सहयोग दिए। और हम लोग जानते हैं कि आगे भी आपकी तरफ से इस तरह के सहयोग मिलते रहेंगे। सभी हमारे ऑडियंस को मैं ये बता देना चाहूँगा कि एकदम फ्रेश अगला जो और हमारा डॉक्टर। वेबिनार है, ये हमारा वेबिनार अगला कार्डियोलॉजी पे होने जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट आजकल बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने डॉक्टर सर्वेश सर से ही कहा कि कोई एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हमको एक स्पीकर के रूप में दीजिए, ताकि सभी लोगों को एक एक्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज गेन हो सके। तो सर ने ही उसके लिए पूरा आगे अरेंजमेंट किया है, और सर ने इस चीज़ के लिए आगे हम लोगों को एश्योर भी किया है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स की जितनी भी नीड होगी, बड़े लेवल के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो सब सर खुद ही प्रोवाइड करते हैं अपने साइड से। तो सर का ये हम लोगों के लिए बहुत ही सहयोग रहा है, इसके लिए हम सभी सर के आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड now it's time to our next speaker for the our ACP Sahab. So I will introduce him in very short. Dr. Atul was a merit student. He got I think around 20 rank in state merit list when he was a student in 12th. Then he came into the Government Ayurvedic College, Allahabad. He completed his BAMS. But I think his goal was different, and he then think actually he want to serve the nation, he want to serve the society, and he found himself that his goal, his career should be in different direction. So he started preparation, and then he became a PCS officer. But after becoming a PCS officer, he was selected in Treasury Department. But after continuing some time, he feel that this profession is also not suiting him. So and ultimately he effort some more and ultimately achieve that goal, what was his dream. And continue at present he is continuing as a assistant commissioner of police at Varanasi. So we will hear him very shortly. uh, till then I will tell all our audience that after some time we will send you a link where you can download the certificate for this webinar. But actually the registration are beyond the limit. So some certificates will be downloaded today, and same link will be sent to you, and you can download those certificates tomorrow. So Dr. Atul, hello, Dr. Atul sir available? Yes, हाँ you are. अवेलेबल। Okay, okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So many audience are hearing you because your career is similar to us. We were also a student of BMS. All audience related to this webinar has completed or completing his BMS, and many of us are having dream to do something big, just like you. So they need some guidance. You are also a great teacher. You have taught to civil service aspirants for more than 14 years. More than 14 years. It is a big duration. So some questions are there in the heart of some our students who want to know how to be a civil officer.
एक्चुअली मैं आज की एक इंसिडेंस कोट करना चाहूँगा। आप लोग सब जानते होंगे कि बंगाल में एक आरजी कर कॉलेज में एक बैड इंसिडेंट हुआ डॉक्टर के साथ, और आज सारे डॉक्टर्स रोड पे हैं अपनी एक डिमांड को मनवाने के लिए प्रशासन से। अब ये आश्चर्य की चीज़ है कि हमारे डॉक्टर जिस चीज़ को मनवाना चाह रहे हैं और जिन लोगों से मनवाना चाह रहे हैं, वो खुद चाहते तो उन सीट्स पे बैठे हो सकते थे। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं बिल्कुल बने, बहुत अच्छा कैरियर है और एक डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा करें। लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम में से भी कुछ लोग प्रशासन में रहने चाहिए, ताकि हमें जब जरूरत पड़े, हम लोग केवल आज सिक्योरिटी के लिए कि डॉक्टर्स को एक अच्छी सिक्योरिटी मिले, इस चीज़ के लिए हम लोग आज सड़कों पे हैं। और जिन लोगों से डिमांड कर रहे हैं, शायद उस एंट्रेंस को हम में से बहुत से लोग बड़े आसानी से क्रैक भी कर सकते थे, बट आज हमारी सिचुएशन है कि हम मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए अगर प्रशासन में, शासन में हमारे लोग हों जो हमारी चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा होगा। तो ये हमारे कैरियर के लिए, हमारे कलीग्स के लिए और हमारे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैं सभी अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऑडियो म्यूट कर लें। डॉक्टर विशाल, अपना ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू अतुल सर। एक्चुअली ये माना जाता है कि सिविल एंट्रेंस बहुत ही टफ है, और क्या आपके जैसे मेरिट के स्टूडेंट को ही इसमें आना चाहिए या अदर स्टूडेंट्स भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स सर? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रियली मतलब इस ग्रेट इनिशिएटिव के लिए फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट थैंक यू। क्योंकि अब मैंने कई लोगों को देखा है कि थोड़ा सा झिझक रहती है इस फील्ड में आने में, कई सारी चीज़ें रहते हैं, डाउट्स रहते हैं मन में, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत सारी बतानी है, तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या केवल मेरिट जो मेरिटोरियस हैं उन्हीं लोगों को आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सभी लोग, एवरीवन स्टार्ट विद जीरो और बिलो जीरो। मैं तो बिलो जीरो से शुरू किया था। जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, आप पहले क्या थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप आईआईटीएन हैं, आप एम्स से पास आउट हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। आप यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं। और ब्रॉडली मैं कहूँ तो इसमें जो सक्सेस है आपके, वो 4 कंपोनेंट में मैं डिवाइड करता हूँ हमेशा, और हर एक को मैं 25% रखता हूँ। जो 4 कंपोनेंट है, अगर आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सक्सेस के लिए। एंड टू बिगिन विद, पहला जो कंपोनेंट है हार्ड वर्क। आपको इस फील्ड में आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको नो डाउट हार्ड वर्क बहुत करना है। पर डे आपको पढ़ना है, आप गैप नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन आपने गैप किया तो आप उस सिलेबस को कवर अप करने में बहुत मुश्किल होती है। तो फर्स्ट जो 25% कंपोनेंट है वो हार्ड वर्क है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है 25%, वो आपका आता है कि स्ट्रेटजी एंड ऑल, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका मेंटोर क्या है, आपके गाइडेंस क्या है, आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका है भी कि जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसमें मैं बाद में बताऊंगा। बट क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे किस बुक को रेफर करते हैं, आप कैसे क्या राइटिंग करते हैं, तो ये 25% आपका स्ट्रेटजी ओवरऑल आता है। नेक्स्ट जो 25% आता है आपका कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, क्योंकि ये एग्जाम पीरियड जो है आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। तो नेक्स्ट 25% आपको इतने लंबे समय तक आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। हेल्थ का मतलब यहाँ पे फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ, क्योंकि बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन कई बार होती है। आप एक अपना फील्ड छोड़ के आ रहे होते हैं, एक नई फील्ड में इंटर करते हैं, और बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। तो एक आपको पूरा जो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उस जो प्रेशर होता है, वो एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जॉब की भी रिक्वायरमेंट है कि आप एक मेंटल जो है बहुत ही स्ट्रांग हो। तो आपका जो हेल्थ है वो नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है। और फोर्थ कंपोनेंट आपका लक। आप जब मेंस का लास्ट पेपर लिखते हैं और उसके बाद जो है जब इंटरव्यू वगैरह एंड ऑल जो है, वो आपका 25% लक। बट ये 4 कंपोनेंट, इसमें कहीं भी मैंने जो है आपकी, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरिटोरियस हैं तभी आ पाएंगे। न जाने कितने, मेरे साथ में अपना कुछ एग्जांपल्स देते हुए बताऊंगा तो शायद आपको अच्छा समझ में आएगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे जस्ट बगल में एक सीनियर्स थे जो एम्स पास आउट थे, और वो 3 अटेम्प्ट दे चुके थे, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। तो आप आईआईटीएन हैं या और ऐसे भी लड़के हैं जो थ्रू आउट सेकेंड डिवीजन रहे, बीए हाई स्कूल सब कुछ किए, एंड दे गॉट वेरी गुड रैंक इन सिविल सर्विसेज, प्रॉपर आईएएस।
तो आप क्या थे इट डजेंट मैटर, आप क्या हैं और कैसे अपनी तैयारी को लेकर चल रहे हैं ये काफ़ी मैटर करता है। और लास्ट जैसे मैं टीचिंग का भी बता दूं, और अपने जितने भी साथी हैं जिसने भी पहले 3 कंपोनेंट पे काम किया, मेहनत की, सही तरीके से मेहनत की, अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए मेहनत की, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट जो कंपोनेंट जो मैंने लक बोला, लक सिर्फ आपकी रैंक को डिसाइड कर देगा कि हाँ आप डिजर्व करते थे 100 रैंक को, आपकी लक अच्छी है तो आपकी 25 आ गई। आप डिजर्व करते थे 25 रैंक को, आपकी लक थोड़ा सा खराब है तो आपकी रैंक खिसक के 200 हो गई। तो रैंक कम ज्यादा जो है वो आपका लक फैक्टर हो सकता है, बट सिलेक्शन जो है वो मोरलेस फर्स्ट 3 कंपोनेंट पे इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेरिटोरियस होना इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो पहला आपका क्वेश्चन था वो काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। Am I audible? Hello, hello. Yes, Yes, sir, you are audible. You are audible. हाँ, Sir, तो our मैं next question. Yes, हाँ, तो our मेरे ख्याल next से question. पहला क्वेश्चन का काफी हद तक थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी। Yes, 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 हाँ, sir. So, hard work is more important, maintaining health is more important in comparison of being meritorious. हाँ, Okay, sir, the next question is when to start? During degree or after completion of degree? जो इसका अप्रोप्रिएट टाइम है, जैसे जो आपकी बेसिक्स हैं, जैसे जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना चाहिए, कोई भी आप अगर करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी, या बहुत सारे ऑप्शन है। एक सिविल मतलब आप अपना अगर यूजी कंप्लीट कर रहे हैं तो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टाइमिंग जैसे है, तो जैसे इसमें कहा जाता है जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सभी लोग कहेंगे आपको, जहाँ जिससे भी आप रेफर करेंगे, साइट जितनी भी साइट रेफर कर लीजिए, चाहे कोचिंग वगैरह, सभी कहेंगे आपके लिए कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 10+2 तक, क्लास 6 से लेकर और 10+2। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, नो डाउट। उसी तरीके से जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ABCD का जानना जरूरी है, बट ABCD अगर आप जान रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक नोइंग ABCD, आपको वो बेसिक क्लियर करेगा। तो वो चीजें आप जब तक आप यूजी में हैं कोशिश करिए उसको कंप्लीट कर लीजिए। सीरियस प्रिपरेशन आप जब लास्ट ईयर हो तब से शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका कंप्लीट हो तो आप उस स्टेज में हो कि हाँ मेरा आज कंप्लीट हो गया और मैं साथ में एग्जाम भी दे सकता हूँ। जैसे मैं फिर वही अगेन मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैंने जब इंटर्नशिप शुरू हुई थी तो उससे पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, एग्जाम दिया और अपना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो इंश्योर हो गई और सिलेक्शन हो गया। तो बेटर टाइम है, आप लास्ट ईयर जो है वो सीरियस नोड में प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सॉरी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Yes, sir. Very good answer given by you, sir. And I think that mostly more people will be beneficial if you can tell about the subject of the which subject is comparatively easier to choose, or there is any choice for the subject or anything. If you can so focus on that, it will be very great to for the aspirants who are aspiring for the UPSC examination. Okay, selecting subject is the most difficult decision, and my suggestion is the interest plus your understanding, बिकॉज आप किसी सब्जेक्ट को कितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अभी इनिशियल स्टेज पे जब आप मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप जब एक बार सबसे पहले जीएस पढ़ना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि नहीं मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है और मैं अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसमें। देखिए, जब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई साइंस ऑप्शन चूज कर लिया या ह्यूमैनिटी का कोई आपने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, तो जब आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हिस्ट्री में जो स्टूडेंट बैठेंगे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीएचडी किया है, ऐसे भी बैठेंगे जो
उसी से आपका बीए ऑनर्स किए होंगे, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने आईआईटी किया है या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या किसी दूसरे फील्ड से हैं। तो आप उसमें कितना जानते हैं, कितना आपने उस सब्जेक्ट को याद कर लिया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी के पास वो कंटेंट है, सभी वो उसको लिख रहे हैं। अपने आप को वो कितना आप ओरिजिनली उसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितना बेहतर आप उसमें आंसर राइटिंग कर पाते हैं। तो ये एक वन शॉट डिसीजन नहीं होता है कि नहीं मैं अभी से डिसीजन कर लूँ कि ये मेरा सब्जेक्ट लेना है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, या यूपीएससी में इस सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोर। यूपीएससी में क्या होता है कि जनरली 2-3 साल तक कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्कोर करता है, फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, फिर अगेन उसका राइज होता है। तो यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट, जनरली लड़के क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इस साल जो है इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो उसके पीछे भागते हैं। वो 1-2 साल तक अच्छा चलेगा, फिर उसके बाद वो फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। उससे बेहतर है आप अभी जीएस स्टार्ट करिए। जीएस पढ़ने से आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि नहीं, मेरी जो ग्रिप है, मेरा जो कमांड है, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ और इसमें मैं अपने व्यूज़ को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वो आपको लगेगा कि मैं आज तक पढ़ा ये सब्जेक्ट हूँ, लेकिन मुझे जो है सोशियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है या फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। तो धीरे-धीरे वो डेवलप होगा और फिर आप, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप धीरे ये फ़ील होने लगेगा कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो अभी ये कह पाना कि मुझे कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, ये थोड़ा-सा डाइसी होगा और बताना मुश्किल है। मैं बस अभी के लिए यही कहूँगा कि आप जिस सब्जेक्ट में अभी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, उसका आप सिलेबस पहले उठाइए। यूपीएससी का सिलेबस उठाइए और उस पूरे सिलेबस को पढ़ डालिए। उस सिलेबस में आपको कितना समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरी मैं अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। उसके बाद उसमें डिसीज़न लीजिए, बट इट टेक्स टाइम। पहले अभी आप जीएस पे फ़ोकस करिए, जो भी अभी न्यू कमर्स हैं, पहले जीएस पे फ़ोकस करिए एंड लेटर ऑन यू कैन डिसाइड। और आप बीच में अगर और भी इंटरेक्शन होंगे, तब आप ये मुझसे पूछिए कि हाँ, सर मेरा इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। इसमें से बताइए सर मैं कौन सा ले लूँ? एक समय आएगा जिसमें आपको ये चूज़ करना रहेगा कि सर मैं इसमें भी कंफर्टेबल हूँ और इसमें भी कंफर्टेबल हूँ। अब सर इसमें कौन-सा बेटर है? तो फिर मैं बताऊँगा कि नहीं, अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो फिर ये लीजिए। शायद मैं Okay. अपनी बात यहाँ पे अभी समझा पा रहा हूँ, शायद। Yes. Sir, actually, two questions from students. हाँ, We have done BMS, so some base of philosophy like दर्शन हमने पढ़े हैं, हाँ, या हमारा बिल्कुल। जियोलॉजी का थोड़ा सा एक बेस रहा है, तो क्या हाँ। इन सब्जेक्ट्स का कोई बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा कुछ? मेरा जो सजेशंस है, देखिए फिर वही कह रहा हूँ कि 2008 तक जूलॉजी वाज़ हैज़ गोल्डन एरा। मतलब टॉप 10 में जो लड़के थे वो जूलॉजी से आते थे या साइंस बैकग्राउंड से थे। अभी करंट सिनेरियो में जितने भी साइंस ऑप्शनल है, उसमें मैथ्स और फिजिक्स छोड़ के बाकी सभी बहुत ही डाउनफॉल की कैटेगरी में। तो साइंस ऑप्शनल लेना मतलब कोई बहुत ही वाइसफुल डिसीजन नहीं है। नहीं लीजिए। बात आई फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसका केवल जिसको कहते हैं शायद 5 या 10% है। बहुत सारे अभी फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी है, क्योंकि मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, मेरा ऑप्शनल रहा है फिलॉसफी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नो डाउट, क्योंकि वो बिल्कुल साइंटिफिक ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अच्छा है, बेनिफिशियल भी है, एक और मतलब हो सकता है कि आप 2-3 ऑप्शन में से एक फिलॉसफी को चूज़ कर सकते हैं। जनरली जो लड़के चूज़ करते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इन 3 ऑप्शनल्स को रखते हैं। ओके, हाँ, तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, जीके का सिलेबस देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये हमसे नहीं होगा, हाँ, उसके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप 2 चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो यूपीएससी के लिए आपको जीके नहीं तैयार करना है, जीएस तैयार करना है। जीके जो है वो जो क्लर्क तक के एग्ज़ाम होते हैं उसमें होता है। ये बड़ा बेसिक डिफ़रेंस है। जीके का कोई भी मतलब एंड नहीं है। बट जनरल स्टडी के सिलेबस फिक्स हैं और
जो टॉप करते हैं वो उनका जो परसेंटेज होता है, जो स्कोरिंग परसेंटेज होता है वो 40% या 30% होता है। मतलब आपको पूरा कवर ही नहीं करना है। इसीलिए मैंने जो कंपोनेंट बोला था, पहला बोला था 25% हार्डवर्क, दूसरा स्ट्रेटेजी। आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये डिफरेंस बहुत जरूरी होता है। आप सिलेबस उठाएंगे, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होती है, आप एक एक चीज का नोट्स बनाएंगे, और एरियाज बहुत फिक्स हैं उसमें, कि आप जब स्टार्ट करेंगे, आप जब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हर एक सेक्शन का एडवांस बुक होती है। हर एक जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी का जो है एक आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी, देन उसकी एक एडवांस बुक है जिसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की आपने पॉलिटी एडवांस पढ़ी, वो एरिया आप पढ़ा एक बार, फिर उसके बाद आपने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगाए, देखा आपने कि ये मैंने पढ़ा चैप्टर है और इसके ये 10 साल के क्वेश्चन है, तो आप वहां से आपको ये फील आना शुरू हो जाएगा कि ये एरिया है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे इस एरिया की समझना अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो यूपीएससी या सिविल की तैयारी करते समय आपको चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझनी है, और उसको कितने बेहतर ढंग से आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितना अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से आप उसको रिफॉर्म तरीके से लिख पा रहे हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये फिर मैं कहूंगा कि ये अभी मैं सीधे कह दूं कि ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें नहीं पढ़नी, ये अभी नहीं हो सकता है। हाँ, जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, कि आज फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तो ज्योग्राफी में आप बहुत सारी चीजें हैं, सर्टेन टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को केवल कवर करना है, और वो आपको धीरे जब आप बुक्स लेंगे वहां से कई सारे एरियाज हैं। अगर फ्यूचर में होगा इंटरेक्शन तो वो एरियाज मैं मेंशन कर दूंगा कि ये एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस करना है, और देन आपको वो आप एरियाज पढ़ेंगे, उसके रिस्पेक्ट में लास्ट के 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी का सबसे अच्छी बात यह है कि उनके एरियाज हमेशा फिक्स होते हैं, वहीं से वो क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लैंग्वेज बार बार चेंज करते हैं जिससे कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। उनके एरियाज बिल्कुल फिक्स हैं कि हम इस एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस फिक्स है, एरियाज फिक्स हैं, बस उस एरियाज और सिलेबस को समझना, वही पूरी प्रोसेस है। ओके सर। हाँ एक्चुअली एक बहुत डिफिकल्ट फेज आती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हमने अच्छे से तैयारी की, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ प्रिपेयर इस बार तो क्रैक हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। हाँ उस समय जो एक हाँ स्ट्रेस जनरेट होती है, उस समय को कैसे हाँ गुजारना है और कैसे खुद को मोटिवेट किए रखना है? हाँ, वही मैंने कहा कि जैसे शुरुआत में कि थर्ड जो कंपोनेंट होता है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, क्योंकि पूरा एग्जाम का एक लंबा सिनेरियो है, और इसमें कई बार ऐसा होगा कि आप हो सकता है कि इस बार इंटरव्यू दिए और नेक्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स ना निकले, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम आपको जो है बहुत मेंटल स्ट्रेस देगा, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और सर्विस में आते हैं, उससे ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा आपको सहना पड़ता है, आपको मेंटल मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है आपको। जैसे अभी आपने जहाँ कहा कि वो जो मेडिकल कॉलेज कोलकाता वाला था, अब वो ठीक है, सिस्टम का जो भी फॉल्ट है या जो भी चीज़ें थी, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करना इटसेल्फ नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, कि कैसे हैंडल करना है। तो वो प्रेशर जो है आएगा, नो डाउट, हर एक सीरियस कैंडिडेट के साथ आता है, फेज आता है। आज लगेगा कि ये भी मेरा तैयार है, ये भी मेरा तैयार है, और आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर विद गुड रैंक। और नेक्स्ट मोमेंट आपको लगेगा कि मेरा ये भी तैयार नहीं, मेरा ये भी तैयार नहीं, मैं यहाँ से पीछे हूँ, मैं वहाँ से पीछे हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और स्पेशली जो शुरुआती 2 मंथ हैं, वो बहुत मेंटल ट्रॉमेटिक होते हैं। आपको लगेगा कि मैंने अपना फील्ड भी छोड़ दिया है, मेरे कई साथी तो पीजी कर रहे हैं, मेरे कई साथी एमओ बन गए हैं, और मैं कहीं पीछा ना जाऊं, तो वो मेंटल ट्रॉमा आएगा, हर सीरियस कैंडिडेट के साथ आता है। बट आप खुद पे बिलीव करें, सही डायरेक्शन में तैयारी करें, और मेरा ये 100% मैंने अभी कहा कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए, यू विल बी गुड पर्सन विद गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिविल सर्विस तो एक ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहेंगे, अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और एक देखिए, मेडिकल स्टूडेंट होने का सबसे बड़ा फायदा आता है कि हम सबकी एक सिटिंग हैबिट अच्छी होती है, कि आपसे कोई कहे 8 घंटे बैठ के पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे, आपसे कोई कहे 10 घंटे पढ़ना हो तो पढ़ लेंगे। आपकी सिटिंग हैबिट अच्छी है, आप मेहनती हैं, तो ऐसा कोई कैंडिडेट मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसका सिलेक्शन ना हो। हाँ, हो सकता है इस साल नहीं हुआ है, बस अपने खुद पे फेथ रखिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन 100% होगा। खुद ओके पे सर। फेथ दिखाना है,
और अगर आप खुद पे डाउट करेंगे तो आप तो फिर जिस फील्ड में है वहां भी आप एक्सीलेंस आपको नहीं मिलेगी। डाउट से बाहर आना है। एक सर नए समय के हिसाब से एक नया क्वेश्चन बच्चों ने और सेंड किया है कि ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग दोनों तरह का आज एक ऑप्शन बन गया है। पहले तो ऑफलाइन के बेस पे ही था, तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेटर हो सकता है? क्या इसमें कोई डिफरेंस, इसमें हम लोग क्या चूज करें, इसके लिए कोई चीज, कोई सजेशन आपकी तरफ से? देखिए, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है ऑफलाइन का तो नो डाउट ऑफलाइन तो थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि आप टीचर से रेगुलर इंटरेक्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और अगर नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन करिए। ये मेरा सजेशन ज़रूरी है कि आप जो है कोई एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें और कोई गुड मेंटोर जो हैं उनके संपर्क में रहें। कोई भी अगर आप लोग ये प्लेटफॉर्म रखते हैं और कंटिन्यूस रखते हैं तो कई सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। बट आजकल लोग ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफ़लाइन कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, ऑनलाइन में बस ये एक इश्यू रहता है। ऑफ़लाइन में क्या है कि आपके क्लास आवर्स फ़िक्स हैं, आपको उस समय जाना ही जाना है, फिर आपको घर आके पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है कि आप खुद में वो प्रॉपर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, उसके बाद खुद से पढ़ सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑफ़लाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। आजकल तो अधिकतर ऑनलाइन ही कर रहे हैं, मैं अभी भी ऑनलाइन कई जगह देता हूँ। तो ऑनलाइन ही आजकल जो है ईज़ी ज़्यादा पड़ने लगा लोगों को। एक तो अपने हिसाब से चीज़ें रहती हैं उसमें, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ऑफ़लाइन करें या ऑनलाइन कर रहे हैं। ओके सर। सर लास्ट आपकी तरफ से अपने जूनियर्स के लिए, आपके पास दो दो साइड हैं पूरी, आपके लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी आप ही का है और ये जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं ये भी सब आपके ही जुड़े हुए लोग हैं। तो अपने जूनियर्स के लिए जो इस साइड में आना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हड़ताल हुई और बेसिक जो जेन्युइन चीज़ें थी उसके लिए भी हड़ताल और रोड पे स्ट्राइक वगैरह करना पड़ा। मैं ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वो आपके जेन्युइन अधिकार हैं, जो आपको मिलने चाहिए और शायद अगर उस पोज़ीशन पे होते तो उस चीज़ों के लिए लड़ना ही पड़ता। मैं ये कहूँगा कि ये जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ बेस्ट फील्ड। मैं यहाँ पे शायद हम लोग इस फील्ड में होते तो शायद मैं सीएमओ या कई सारे अच्छे-अच्छे पद रहते हैं, पहुँचने में बड़ा मुश्किल रहता है। अभी मेरे पास मैं जिस एरिया में था वहाँ पे बीएचयू भी मेरे अंडर में था और जहाँ शायद हम लोग सोचते थे कि काश यहाँ पे एडमिशन वगैरह हो जाए। वहाँ के डायरेक्टर साहब मुझे अपने यहाँ एज़ अ चीफ गेस्ट इनवाइट किए। मतलब अच्छा लगा, नॉट कि मैं मतलब लगा कि जिस इंस्टीट्यूट में हम घुसना चाहते थे कभी, वहाँ एज़ अ चीफ गेस्ट जा रहा हूँ। वो खुद मुझसे जो है टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ के सीएमओ साहब खुद मुझसे बात करना चाहते हैं। डिप्टी सीएमओ, एडिशनल सीएमओ तो कई लोग आते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स इस सर्विस में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पाएँगे आप। हाँ, जब सब कुछ आपको सोसाइटी देती है तो नो डाउट कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दैट इज़ टाइम। यू विल नॉट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ, बट ठीक है, सोसाइटी है। आपका मैंने कहा ना कि ये जो आप सिविल की तैयारी करेंगे, तो मुझसे जो कोई पूछता था कि आपका क्या मतलब, आप अगर कहेंगे कहेंगे क्या फ़ायदा हुआ आपका? तो मैं कहता था कि तैयारी करने से मैं एक इंसान बन गया। मैं से हम हो गए। मेरी जो सोच थी अभी तक, परिवार मतलब एक फैमिली का मतलब मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे। आज मेरे लिए फैमिली मेरा एरिया, जो 10-15 लाख की पॉपुलेशन के लोग हैं, वो मेरे ही सब लोग हैं। तो आपका एक प्रोसेस चेंज होता है, आपकी सोच चेंज होती है, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और जो इन टर्म्स ऑफ पावर जो चीज़ें मिलती है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। आप कई लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, आप सिस्टम में कई जगह इंटरफेयर कर सकते हैं और लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिक्कत हैं, वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सभी जूनियर से कहना है, आपका स्वागत है। एक अच्छे भविष्य के लिए आप पूरी मेहनत से, फुल डेडिकेशन, बिना किसी डाउट से तैयारी करिए। बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और लाइफ को एक्सप्लोर करिए। मैं इस समय भी एमबीए कर रहा हूँ। और आप एजुकेशन पढ़ते रहिए। एमबीए इसलिए नहीं कि इसलिए कि जस्ट टू एक्सप्लोर कि अच्छा इसको भी पढ़ लिया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है। आप बहुत मत आपको बिना किसी मन में डाउट किए हुए कि डाउट मत रखिए कि ये एक अच्छा है या बुरा है। बहुत अच्छा फील्ड है,
इसमें आपको मजा आएगा। हाँ, अगर आ रहे हैं तो फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करिएगा, यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आप फुल डेडिकेशन सही तरीके से तैयारी करेंगे, आपको बाकी कुछ नहीं सोचना है। डू योर बेस्ट, रेस्ट विल कम ऑटोमेटिकली। थैंक यू सर। सबसे कठिन चीज होती है सिविल सर्विसेज में टाइम, जो आपने बताया, और उतना सारा टाइम आपने हम लोगों को दिया, अपने जूनियर्स के लिए आपने इतने सारे कीमती डायरेक्शंस दिए। हम आपको दोबारा फिर किसी मंच पे थोड़ा और प्रिपरेशन के साथ आपको फिर से दोबारा से इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है सिविल की प्रिपरेशन। इतने शॉर्ट टाइम पे सारी चीज़ें शायद नहीं बताई जा सकती, हम पूछ भी नहीं पाए। तो एक बार दोबारा से हम लोग आपका टाइम चाहेंगे कुछ समय बाद, जिसके लिए जैसा आपकी प्लानिंग रहेगी वो आप हमें बताइएगा। और बाकी अगर आप कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं तो उसके लिए सर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी को जो पूरी टीम है, बहुत ही मतलब मैंने जैसा कहा कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एक जो हम लोगों का थोड़ा सा मन में इधर उधर के डाउट रहते हैं, उसको जो आप जो क्लाउड्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, तो ये ग्रेट इनिशिएटिव। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छा लग रहा है कि जितने मेरे जूनियर्स हैं, हम सभी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उस कम्युनिटी से जितने भी अच्छे लोग हमारे अच्छे अच्छे पदों पे पहुंचे हैं, तो एक हमारा जो हम लोग का ब्रदरहुड है वो हर जगह रहेगा। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर जो कोर हम लोगों का जो बीएमएस है, उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। और आप लोग करिए, मैं जहाँ भी मुझसे जो भी कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ऑल राइट। Now we are moving to the next step of our program. Other than civil services, there are various glamorous directions also where we can achieve our goal of life, that is success, name and fame, all the things. For guiding about these things, we have Dr. Ajay Singh with us. He is the professor of Panchkarma. He is a very successful businessman. He has the chain of Panchkarma centers. He has own manufacturing unit, lot of feathers in his crown. So I would like to call Dr. Ajay Kumar Singh, sir. So please come with us and tell us about the various directions, what we can do with after the BMS. आपने कर दिया, बट really thank you, Dr. Atul and Dr. Sarvesh, guidance for new aspirants or new people going to come in the field of the medicine. सर एक्सक्यूज They मी, want to अजय सर start the career. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हाँ, अजय सर, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, यस सर, यस सर। अभी आप Hello, yes, maybe there is some network issue and सर आप हेडफोन निकाल के बात करिए सर सीधा। because during the conversation with our ACP sir, he was telling that not only civil, there are various directions in which we can do very good and we can make our future bright. So what are those directions? Maybe in the form of MBA, maybe in the form of pharmaceutical industry, maybe in the form of some other आवाज line. क्लियर आ रही है क्या? Yes, 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 please sir. आवाज आ रही है? हेलो, am I Yes, sir, audible you are to audible. everyone? Yes, 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 you are audible. यस सर, यस सर। Now clear? So I will thank Dr. Atul and Dr. Sarvesh for his keen guidance for the career pathway. Dr. Atul is a great scholar, was a great scholar during his studies, and even in the field of his career at present, he is a very well-known personality of that area, and person who can always read about him in the papers and other local newspapers, even on the print media or on the national television. He is always in limelight. So thank you, Dr. Atul, for giving your valuable time to our new aspirants who want to go in the UPSC after the medical. I am here to just
give you some light about the what other you can do with your that medical degree. So there is a possibility for the beginners who want to go for the other after the you just treat your BMS degree as a bachelor degree, then what you can do? There are the few other things apart from the practice and post graduation. You can go in the field of research. The government central research government institutes are CCRS is there, which every year gives you the vacancy for the research officers, which is 3 years, 5 years, 7 years, where you can go as a research officer. Then, as a doctor told that hard work is hard work, hard work is always necessary. Wherever you want to go, you have to do the hard work. Without that hard work, you can't go anywhere. So, this is the time for the persons who are for the our students who are under the degree programs. This is the time where you have to decide where you want to go. Even if you want to go in the practice, you have to do hard work. You want to go for the post graduation, you have to do hard work. Even you want to change your area, you want to change your arena. Apart from the medical degree, you can go for the management and administration. You can go for the MBA programs. You can go for the different diplomas are there. Diet and nutrition is there. Even at present, and what new age transitions are there. In new age transitions, you have to adopt the new technologies. You can go for the content creator. You can be a social media influencer, because at present what we see in the on the social media, mostly the persons who are non-medicals, they are presenting everything, but in different manner, and providing the knowledge which is not classical, or you can say it is a half truth about the everything. So, being a Ayurveda graduate, being a well-known person, being the expert of your subject, you can present your things, you can present your content on the social media, and you can grow your, you can say business, or even you can grow your practice with these content. Then there is a field where you can go as a medical transcription. There are different other things are there you can do. Then I will highlight about the some programs which government conducts, like the Rashtriya Ayurveda Vidyapit Delhi, Guru Shishya Parampara is there. You can go and you can choice according to your interest, your gurus, and you can live under your guru, and you can, that will be very beneficial in the future for your practice, for your other things. Then there are some government aids are there, about more than 30 lakh, 40 lakh every year government is giving for the different type of research work in Ayurveda. The grant is approx 30 lakh for 3 years, which you can, according to the eligibility criteria, you can opt for that and you can get that grant. Then at present, after the 2007, 2008, the government has initiated different type of programs for the Ayush graduates, for the promotion and information education and communication in the Ayush department. There is the international cooperation where government has signed the different types of MOUs with the 50 other countries, where you can go and you can propagate the Ayurveda. Then under the scheme of Ayurgyan, this is the scheme of Ayush for the Ayush graduates, where research and innovation is there. You can research upon the topics of the Ayurveda. You can innovate the new instruments, new things, like that. Present the Nadi Pariksha, and at present the Ayush government has started the Prakriti Pariksha. So what can we do with the innovation in these things? It will be a great help for the science of the Ayurveda, science of the Ayush, because where we are lacking behind the facts, we are lacking in the proof. So with these things, you can collect the data, you can provide your data to the government, and government will implement, and your science will be scientifically validated with the other system of medicine. Then there is a integrated health research is going on, in which you can use your Ayurveda biology. Ayurveda terms are there, which are basically, when you explain your terms in the
other fraternity of the medical science, they don't understand your terms. So government has started these things for the just to amalgamate the Ayush with the other systems. So the program is run by the Ayush minister. Then one more is there, that is Ayush Swasth. Ayush Swasth is for the Ayush and public health, and one more thing is coming, Ayush for the sports medicine. This is the new age medicines which are coming under the sports medicines for the Ayush, where you can treat the trauma, how you can improve the quality of the sports persons, or even the regular emergencies, how you can treat with the Ayush. As I told you that the Ministry of the Ayush has collaborated with the more than 50 countries where the promotion of Ayurveda and Ayush systems are going on. Then at the present, the most problem for the Ayurveda graduates are there, the availability of the medicines, or you can say the availability of the quality medicines. Keeping that in the faith, keeping that in the limelight, government has started some conservation for the medicinal plants, development of the medicinal plants, where the government is providing with the private sector government is providing the aids more than 8.5 lakhs every year, or even if you want to go for the medicinal cultivation, you will get the grant for the grant from the government for cultivation and conservation of medicinal plants. So there are a lot of things are going on in the field of Ayush. Only we have to open our eyes and we have to choose the things according to our need, or you can say according to our interest. There is lot of things to do in the field of Ayurveda. One fact I will tell you about that, there is an intense competition from the other countries in the field of herbal medicines, and being the home ground for the Ayurveda, our contribution to the international market is about negligible. So you can understand how much scope is there for the Ayush and Ayurveda system. So just what we need the hard work, and hard work with the guidance, we can achieve, we can get what you want, what is your goal, because these things is not going to come in one day. Only what our speakers have told that you have to dare to dream. You have to make your dream, and you have to dare to that dream. You have to live that dream. You can't go directly onto the top. You have to go by step. You have to adopt the new age transitions. You have to open your eyes what is going on in the market. Every day, every week, you can get Ayurvedic companies is being adopted from the other companies under the millions of dollars. They are being taken over from the other companies. So the field of Ayurveda is a field of Ayush, field of the Ayurveda is great. Only you have to hard work. With these things, I will hand over the mic to our organizers. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. You have told the various directions in which we can do very good, because government is also supporting. Big private companies are also funding. Just need that we have to make ourselves that we have to do something. So this is on us, especially what we want to be. So at this condition, I would like to announce one thing more. In chat, I have sent a link where you can download the certificate of this program. And in the last of program, Dr. Pramod sir, available here. Dr. Pramod. Sir, yes, sir. Am I audible? Yeah. Yes, sir. You are audible. For the vote of thanks, I will invite Dr. Pramod sir. He is the state president from the state of Meghalaya, and he's a very renowned Ayurvedic person. So, sir, please start. Okay. Good afternoon to all. As we are end of this program, webinar, it's my pleasure to express my vote of thanks on the behalf of the organizing committee. And first, I would like to express my sincere thanks to all the committee members and all the persons who gave me this responsibility. Then I would like to express my sincere thanks and deep gratitude to our esteemed Chief Speaker, Dr. Atul Tripathi sir, SCP Varanasi. Your inspiring words are, I think, more
students get inspired by your words, and your 3 words, yeah, you can say, we can say your 3 keywords, that hard work, strategy, and health. These are the 3 important pillars to achieve our success. I think the student will follow all these your 3 words, and in future they will get success on the basis of your this 3 words, and your valuable insights, and your simplicity, and your how you answer all the questions from the students and the other doctors. It's very simply you answered all the questions. So thank you, sir, for your valuable uh, question answer, and your valuable uh, uh, wisdom and words. Thank you, sir. Next, I would like to express my sincere thanks to Dr. Sarvesh Tripathi. Uh, as we know, Dr. Tripathi have already told us about his life, and he has, we can say, he is the best example to never give up. How he struggled and achieved the things in his life, that is more important, and we should learn from them. Not only the students, we should also learn from him, because we always think if due to some reason we can't do this thing, because uh, uh, this is the problem in our life. But he achieved all the things, and I think he is the great person, and he how he achieved, we should learn from him. And Dr. Ajay, and one thing I would like to say about the Dr. Sarvesh, that कि जिंदगी का मजा उनसे पूछो जो मौत को मात देते हैं, और असफलता का स्वाद उनसे पूछो, सफलता का स्वाद उनसे पूछो जो असफलता के बाद पाते। क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोला कि आपको असफलता से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे ये। मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी लाइफ में सफल नहीं होता है, और असफलता से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, और उनके लाइफ का स्ट्रगल हम लोग के लिए काफी प्रेरणादायक है। देन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू डॉक्टर अजय, who has delivered nicely about the different careers after the medical field, and he has also enlightened about the different programs by the government of India, like programs, different types of the aids are there by CCRS, RAV, and Ayurgyan Yojana, international cooperation, and other things like we can do our own business in sport medicine. There are so many things where after doing our medical after completing our medical graduation, we can do in our life for according to our interest, because interest is more important. Then I would like to extend our appreciation to President BAS Dr. Arun for his effort and support, has been instrumental in making the Bharat Arogya Sangathan successful in achieving our goals, because he is a dynamic person, and every time he takes initiation to do better, and we are achieving our goals. Whatever our goal was there, we are achieving that goal due to his efforts. So thank you, sir, for your efforts and support. And lastly, I would like to express my sincere thanks to organizing secretary, Mr. SP Chauhan, sir. He is also a dynamic person, and every time he take initiation to do all this work, because it's not easy to organize such type of the program, and especially on the day of Sunday, when people are generally in the mood of the holiday, and they take leave from their work. But every time I saw he is actively participate in every program, yeah, every initiative which has been taken by the
BAS. So thank you, sir, for your initiation also, because you are very, I think, hardworking person. Whatever I have seen till now, so I can say you are a hardworking person. And lastly, I would like to express my thanks to all the organizing members like Dr. Ambali, Dr. Ketan, and the other persons who are directly involved in directly or indirectly involved in organizing this webinar. And lastly, I would like to express thanks to all the members, all the students, BMS members, and different representatives from the different parts of the country for their cooperation and their participation in this webinar. Thank you all. Thank you, sir. Actually, I had shifted one program Okay. from the program schedule. Okay, sir. This is the program of vote of thanks, but I had shifted the presidential speech from the vote of thanks because the work Okay. done by our president, the BS, Dr. Arun Khare, is beyond the limit of thanks. So we have kept him in the Yes, last sir. Yes. for the presidential speech. He's continuously in the touch of the centralized minister and continuously working very hard for the benefit of our students, our practitioners, and teachers, means all who are related to Ayurveda. That is, he's continuously efforting for the Ayurveda community. So in the last, for the presidential speech, I will like to invite our dynamic president, Dr. Arun Khare sir, to give her kind words to us. Dr. Arun Khare sir. Hello. Hello, sir. Yes. Am I audible? Yeah. Yes, sir. Yes. Many thanks to all the members of BAS and special thanks to Atul sir and Sarvesh sir. हम जो BAS शुरू किए हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि हमको राजाश्रय मिलने को ना, कौन सी भी यानी कि जैसे कि MBBS वाले लोग हैं, एलोपैथी वाले लोग हैं, उन्हें राजाश्रय प्राप्त है। किसी भी जो कोई जनरल प्रैक्टिशनर है या फिर कोई अपने BMS का कोई स्टूडेंट है जो कोई पास आउट करके प्रैक्टिस डाल रहा है, उसमें बहुत सारी अड़चने आती है प्रैक्टिस डालने में, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाते, उस पर मेडिकल लीगल प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है या फिर BMS करने के बाद में प्रैक्टिस करते वक्त जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, उसको वो अगर हमको सॉल्व करने तो हमें अच्छे से एक राजाश्रय मिलने को ना, हमने आयुष मिनिस्टर से इसी बारे में बात की है कि BMS लोगों को आयुष्मान भारत में लिया जाए, BMS लोगों को जो BMS का सिलेबस है वो UPSC एग्जाम में लिया जाए, जो CMO के DMO के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो ऑफिसर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स के पद है, वो उनमें भी हमने BMS लोगों का चयन किया जाए। और आयुष मिनिस्टर हमारे लिए बहुत सुटेबल है। अभी आयुष मिनिस्टर हमारी हर मांग जो हम लीगली मांग जो उनसे कर रहे हैं, वो अपने को यानी कि हाँ बोल रहे हैं। इसके बारे में हमने 3 महीने पहले उनसे बोला था कि आयुष्मान भारत में हमारे लिए BMS का कुछ जो डिसीजेस वगैरह जो आते हैं अपने आयुर्वेद के, उनको इंक्लूड किया जाए। तो सर ने वो बोला था उस वक्त कि 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा, और आज अपन देख रहे हैं कि अभी 390 डिसीज जो है तो आयुष्मान भारत में लिए गए हैं। दूसरी बात में कि मैक्सिमम आयुष हॉस्पिटल्स खोलने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, वो भी वो ले रही है, क्योंकि अभी कैसे सैचुरेशन बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल अगर हम जब बात करेंगे कि BMS जितने के अभी 1000 सीट्स महाराष्ट्र में बढ़ गई है, सैचुरेशन में बनने उस हिसाब से कैसा है कि हमें अपॉर्चुनिटी भी बननी चाहिए, हमें उसके लिए नौकरी अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, मिलिट्री सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। इस बारे में हमारा BAS ऑर्गेनाइजेशन उस बारे में काम कर रहा है। आयुर्वेद का हमारा एक ही उद्देश्य है, आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाना और आयुर्वेद को राजाश्रय प्राप्त करके देना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। दूसरी बात ऐसे कि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स लोग हैं, महाराष्ट्र के हो या फिर आउट ऑफ यानी पूरे भारत के जो जनरल प्रैक्टिशनर्स BMS के, तो बहुत बार मेडिको लीगल कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो हमें सिविल हॉस्पिटल से कन्वे करना पड़ता है, सिविल सर्जन हमारे ऊपर वॉच करता है। हमने आयुष मिनिस्टर से इस बारे में बात की है कि BMS लोगों के पास अगर कुछ मेडिकल लीगल प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे BMS का ही कोई आदमी या फिर हमारे BMS पदवी का ही कोई आदमी वहाँ पे नियुक्त किया जाए, जो कि मेडिकल लीगल केसेस को अच्छे से छानबीन करे।
अदरवाइज क्या होता है कि जो अदर स्ट्रीम के जो लोग हैं, एमबीबीएस वाले लोग हैं, वो हमारे पास तो तिरछी नजर से देखते हैं। ये यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारा। दूसरी बात ऐसे है कि हमने और एक बात की थी आयुष में। हेलो, हेलो सर। Yes, yes, yes. You are हाँ audible. हाँ हाँ, और एक बात हमने की थी कि राइट टू प्रैक्टिस, यानी कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एलोपैथी प्रैक्टिस अलाउड की है बीएमएस लोगों को। वैसा ही हर स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि हम अगर फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एलोपैथी में अगर हम फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर हम कुछ एलोपैथिक वर्क्स हमारे ऑलरेडी यूजी पीजी में किए कर रहे हैं हम, तो हमें वो प्रैक्टिस करने का भी अधिकार चाहिए। तो हम ये अधिकार आयुष मिनिस्टर से, आयुष मंत्रालय से मांगने वाले हैं, और उसके बारे में हमने उनसे बात भी की है। और जल्दी ही हम, अभी हमारे जो नेक्स्ट विजिट जो है, तो हम आयुष मंत्रालय दिल्ली में करने वाले हैं, और हमारी उसमें 2-3 बातें हमारी उसमें क्लियर हो जाएंगी। और आयुष्मान भारत में जो भी डिजीज को और स्ट्रांग बनाने का हम ये कर रहे हैं, जो कि उन्होंने जो कुछ पैसे दिखा रहे हैं कि हमारा कम वात का पेशेंट है या फिर अर्धंगवायु पेशेंट, उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, तो हम वो भी कुछ बढ़ाने का विचार कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है। और बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सैटरडे होते हुए भी, यानी कि संडे होते हुए भी, आप लोगों ने इतना टाइम दिया है। और मेनी थैंक्स टू अतुल सर एंड सर्वेश सर। अतुल सर, इनके जो मोटिवेशनल स्पीच से शायद बोल नहीं सकते, जो हमारे जो स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं, एक अंदर दो स्टूडेंट भी अगर यूपीएससी की तरफ घूम जाए या फिर सिविल सर्विस में जाए, तो बहुत अच्छी बात है हमारे बीएसएस फैकल्टी के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है सर, एसपी सर। Okay, okay. Thank you, sir. So, with the presidential speech, nothing is remaining. This is a protocol. President के स्पीच देने के बाद कोई फर्दर स्पीच नहीं होती है, और सर का जो भी एफर्ट है, अरुण सर का जो लगातार अपने मिनिस्ट्री के टच में है, और फर्दर इनकी विजिट्स अभी आयुष मंत्रालय में होनी है विद इन 1 मंथ। तो इसमें हमारी और बहुत सी डिमांड्स हैं जो जिन पर लेके बात होने वाली है। ये एक अलग पार्ट है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या मेन कोर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द बीए इज कंटिन्यूसली एफर्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद। बट जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, उससे भी कुछ अदर प्लान्स, कुछ अदर आइडियाज हमारे अदर लोगों के पास में हो सकते हैं, बीएमएस के डॉक्टर्स के पास में हो सकते हैं। तो यू आर फ्री टू शेयर विद अस। हम वो जो भी चीज़ें हैं जो बेनिफिट के लिए हैं आयुर्वेदिक कम्युनिटी के लिए, उनको भी आयुष मंत्रालय के सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों के लिए भी अपने लिए जो भी बेनिफिशियल पॉलिसीज हैं उनको बनवाया जाए। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक जो भी आपके पास अच्छी थॉट्स हैं जो आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो हम डायरेक्ट आयुष मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे अपने संगठन के माध्यम से। इसी चैट ग्रुप में मैंने एक लिंक सेंड की है। जो भी लोग विलिंग हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, उस लिंक को फिल करके आपको इमीडिएट आपकी मेल पर सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। वो इस वेबिनार का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से हमारी टेक्निकल टीम का, होस्ट जी का जो कंटिन्यूसली मैनेज करने में लगे हुए हैं, हमारे टेक्निकल सेल्स का, डिफरेंट जो भी जितनी सारी सेल्स रही हैं बीएस की, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए पूरा एफर्ट किया, उन सभी को धन्यवाद। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बार बार हाईलाइट की जा रही है, संडे है, हॉलीडे है, उसके बावजूद हमारी फुल कैपेसिटी में लोगों ने वेबिनार को अटेंड किया, पूरा टाइम दिया। इसके लिए सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का, या जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिस भी पद पर हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस लिंक को हम लोग कुछ समय बाद डिस्कनेक्ट कर देंगे। कुछ समय तक आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मिनट बाद 2 बजे ये लिंक ऑटोमेटिकली ऑफ कर दी जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।